गाड़ी उधर लो। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप अपने जेवर, पैसा और अपना सब सामान हमारे हवाले कर दो। अरे बाप रे, तेरा 20 रुपए मर गए। माल निकालो, लाओ निकालो। क्या सोचता है? माल निकाल। जी मेरे पास इसका आप क्या करेंगे? देखो सिर्फ 20 रुपए है मेरे पास। 20 रुपए लेकर बस में सफर करता है। लूट लिया रे। हमारे पास क्या है? निकाल यार। माल तो बहुत ज्यादा है, सौदा बुरा नहीं है। जय बजरंगबली, जय जय जय। नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, भगवान के लिए इसे मत छीनिए। निकाल इसे। शुक्र कर मैं तेरा सुहाग नहीं छीन रहा हूँ। निकाल। ये छोकरा किसका है? छोटे ठाकुर, ये तो शिवरामपुर के बनिए बाबूराम गुप्ता का बेटा है। क्या? वही गुप्ता जी जिन्होंने हमें राशन देने से इनकार कर दिया था? हा? अरे भाई, तब तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो गुप्ता जी जिंदगी भर हमें राशन भी देंगे और रुपया भी। ले चला इसे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? हम खुश हुए। भूप सिंह से सवाल पूछने वाला कोई माई का लाल तो है इस बस में? कौन है वो कमबख्त जिसने हमारे शेर के मुंह से शिकार को छीन लिया? अगर मुझे उसका नाम और पता मालूम होता बड़े भैया, तो आज मेरे झुके हुए सर की बजाय उसका कटा हुआ सर आपके कदमों में होता। लेकिन तुमने अपने दुश्मन का कटा हुआ सर न लाकर हमारे गिरोह के सर को नीचा किया है, हमारी मान मर्यादा को मिटा दिया है। तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी।
हमारे गिरोह के कानून सबके लिए एक जैसे हैं भूप सिंह। याद है जब गजराज सिंह ने ऐसी भूल की थी तो उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी थी, और जब महावीरा ने यही गलती की तो उसे भी मैंने माफ नहीं किया था। और तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। नहीं भूप सिंह नहीं, अगर मैंने तुम्हें इस जुर्म की सजा नहीं दी तो मेरे गिरोह के लोगों का मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। लेकिन बड़े ठाकुर, ये छोटे ठाकुर की पहली भूल है। भूल ही होती है शमशेर सिंह, और ये मत भूलो कि कभी कभी पहली भूल ही आखिरी भूल हो जाती है। भूप सिंह को अपनी नाकामी की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं किसी सजा से नहीं डरता बड़े भैया। मुझे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। भवानी माँ की कसम, मैं अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा। माँ भवानी हमें शक्ति का वरदान इसलिए देती है कि हम उसकी दी हुई शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकें, वरना वो हमसे शक्ति छीन लेती है। जो डाकू हथियार होते हुए उसका इस्तेमाल ठीक से न कर सके, उसे अपने पास हथियार रखने का कोई हक नहीं। बंदूक मुझे दे दो। नहीं बड़े भैया, मुझसे मेरी बंदूक मत छीनो। तुम तो जानते हो कि जब तक डाकू की बंदूक चलती है उसकी सांस चलती है। बंदूक के बिना डाकू मुर्दे से भी बदतर होता है। अगर अपनी बंदूक वापस चाहते हो तो पहले जाकर दुश्मनों से बदला लो। तुमने डाकुओं से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया बेटा। अभी कुछ ही दिन पहले डाकुओं ने चंदनगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह और उनकी बड़ी बेटी सुमन को किस बुरी तरह से मारा है। लोगों का कहना है कि शायद उनकी पुरानी दुश्मनी थी। अरे एक मिलिट्री के कर्नल की बीवी और एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की मां होकर तुम ऐसी बुजदिली की बातें करती हो। डाकू सिर्फ निहत्थे और बेबस लोगों पर वार करते हैं, लेकिन पुलिस ना तो निहत्थी है और ना ही बेबस। तुम देखना कुछ दिनों के अंदर पुलिस किस तरह से डाकू का नामो निशान तक मिटा डालती इस इलाके से। भाई साहब, अरे रुकिए जरा, रुकिए। अरे गुप्ता जी, यही वो आदमी है जिसने आपके पप्पू को डाकुओं से बचाया था। याद है जो बस को लूटने आए थे? जी छक्के छुड़ा दिए इस आदमी ने डाकुओं की। आइए भाई साहब, ये गुप्ता जी है जिनके बच्चे को आपने डाकुओं से बचाया था। उन डाकुओं से मेरे बच्चों को बचाकर आपने मुझे बहुत मेहरबानी की। देखिए, मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, लोगों को चोर डाकुओं से बचाना मेरा फर्ज है। आप कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह जी के सपुत्र हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। भाई साहब, मैं इस दुकान के पीछे रहता हूँ। अच्छा, अगर कुछ खिदमत हो तो याद कीजिएगा। ये तो डाकू है, ये भी उसी बस में था। बास्टर्ड! ये गोली तुमने चलाई थी? हाँ, लेकिन तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हारी वजह से वो डाकू मेरे हाथ से निकल गया। पुलिस के हाथों से तो डाकू अक्सर निकल जाया करते हैं। अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ देवी जी, पुलिस के बारे में आपकी इतनी अच्छी राय कैसे हुई? क्योंकि कहने के लिए तो पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, लेकिन आज तक देखा गया है कि जब भी पुलिस उन तक झूठी तसल्ली देने के लिए पहुंचती है, उनका सब कुछ जालिमों के हाथों लुट चुका होता है। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ ऑफिसर। कहीं तुम अनूपगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की वो मेरे पिता थे।
ओह आई एम सॉरी। विश्वास करो, उन तमाम डाकों को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस पे भरोसा रखो। नो थैंक यू ऑफिसर, मुझे पुलिस से ज्यादा अपनी बंदूक पर भरोसा है। छोटे ठाकुर, जिस दुश्मन को गोली मारने के लिए आप तड़प रहे हैं उसका पता चल गया है। कौन है वो? देवेंद्र प्रताप सिंह, रामगढ़ गांव के कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा। मैं उस गांव की धरती को अपने दुश्मन के खून से रंग दूंगा। रामगढ़ की धरती पर, वहां के हर मकान पर उसके खून के छींटे होंगे। क्या बात है? गांव की चौपाल में सब गांव वालों के लाइसेंस चेक करने के लिए दारोगा जी आए हैं और आपको बुलाया है। कमाल है, अभी पिछले महीने वो इंस्पेक्टर वर्मा तो चेक करके गए थे। वर्मा जी का तबादला हो गया, ये शर्मा जी हैं। अरे भाई, वर्मा हो या शर्मा हो, समझ में नहीं आता। जो भी नया इंस्पेक्टर आता है उसे लाइसेंस चेक करने का शौक क्यों चला जाता है। ठीक है, मैं आता हूं अभी। नमस्ते दरोगा जी। ये लीजिए। तो आप ही कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह हैं? जी हाँ। कर्नल साहब, आपका वो बेटा कहाँ है जिसने कुछ ही दिन पहले रोडवेज की एक बस को डाकुओं के पंजे से बचाया था? दरोगा साहब, वो शहर गया है। सरकार ने उसके कारनामे से खुश होकर उसे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ओहदा दिया है। बस? मैं तो उससे भी बड़ा ओहदा देने के लिए आया हूं उस कुत्ते को। जबान संभाल के बात करो दरोगा। जबान के बच्चे, तूने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं भूप सिंह हूं। भूप सिंह? हाँ, भूप सिंह, जो अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। कर्नल, तेरा बेटा भी मेरा दुश्मन है। वो तो इस वक्त यहाँ है नहीं, इसलिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो तब तक मेरा मेहमान रहेगा जब तक तेरा बेटा भूप सिंह की अदालत में अपने किए की सजा नहीं पा लेता। भूप सिंह? मैंने तो सुना था कि डाकुओं का भी अपना एक धर्म होता है। वो कभी किसी पे धोखे से वार नहीं करते, लेकिन तूने तो एक कायर की तरह भेष बदलकर अपने धर्म का भी अपमान किया है। खामोश! मैं यहाँ कोई भाषण सुनने नहीं आया हूँ। चुपचाप मेरे साथ चला। तू क्या समझता है कि तू मुझे यहाँ से ले जाएगा? मेरा बेटा यहाँ न सही, लेकिन आज मेरा ये सारा गांव तुझे और तेरे साथियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस वक्त सारा गांव निहत्था है बुड्ढे। भूल गए भूप सिंह, उस दिन मेरा बेटा भी निहत्था था, जिस दिन उसने तुझे कुत्ते की तरह मात दी थी। ले चलो इस हरामजादे को। ठाकुर साहब को छोड़ दो भूप सिंह। ठाकुर साहब, उठा लो इस कुत्ते को। मैं इस बुड्ढे के खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन इस हरामजादे ने अपनी मौत को खुद ललकारा है। बढ़िया, अपने बेटे से कह देना कि भूप सिंह का बदला भी खत्म नहीं हुआ, उसका भी यही अंजाम होगा। चलो। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। आज मैं तुम्हें बस वाले हादसे में डाकुओं के पंजे से बेगुनाह इंसानों की जान बचाने की मुबारकबाद देने आने वाला था, लेकिन अफसोस
कर्नल साहब की अचानक और बेवक्त मौत। तसल्ली के 2 लफ्ज भी तो नहीं ला सका जो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो सके। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिन डाकुओं ने कर्नल साहब की जान ली है, मैं उन्हें। सर, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, अगर हो सके तो मेरा तबादला एंटी डकॉटी यूनिट में करवा दीजिए, ताकि जिन डाकुओं ने मेरे सर से बाप का साया छीना है वह मेरी तरह दूसरों को अनाथ न कर सके। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती। एंटी डकॉटी यूनिट को तुम्हारे जैसे ऑफिसर की ही जरूरत है। मैं फौरन ही ऑर्डर पास करवा देता हूं। थैंक यू सर। भूप सिंह बड़ा जालिम आदमी है बेटा, मेरा कहना मानो, उसका ख्याल छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं बाबा? जब तक मैं उस नीच को नहीं मारूंगी, मेरे माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, मेरी मदद करो, किसी भी तरह उस तक पहुंचने का रास्ता बताओ। बेटा भी तो उसके गिरोह में है। मुझे मेरे बेटे को मिले हुए काफी जमाना हो गया है, और अब तो वो मेरे हाथ से निकल चुका है, मुझसे मिलने तक को नहीं आता। लेकिन फिर भी जब वो आया करता था, उसने कुछ तो उसके बारे में बताया होगा, उसका कोई पता ठिकाना, कोई खास आदत? हाँ, एक बार कहा था कि भूप सिंह को नाच गाना सुनने का बहुत शौक है। अगर उसको ये पता चल जाए कि कोई नई तवायफ यहाँ इस शहर में आई हुई है, तो वो सब काम छोड़कर उसके कोठे पर जरूर जाएगा। छोटे ठाकुर, क्या? आपका बहुत दिनों से शहर जाना नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन तू क्या पूछ रहा है? मनीराम आया था, वो कह रहा था कि मुन्नी बाई के कोठे पर नई चिड़िया आई है, दुलारी दिल्ली वाली। क्या? हमें अभी तक खबर नहीं थी? फौरन बुलाओ उसे यहाँ पर। वो यहाँ नहीं आ सकती ठाकुर। क्या नहीं आ सकते? वो कहती है प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। हाय, वो सारी तबाही भी क्या हुई जो अदा न दिखाए। ठीक है दुलारी भाई, हम तुम्हारे पास आएंगे। कौन है तुम? भूप सिंह, तूने इतने खून किए हैं कि शायद तुझे याद भी नहीं होगा कि तूने एक मासूम लड़की की डोली उठने से पहले उसे अर्थी में बदल डाला था। सिंह की बेटी? हाँ, ठाकुर विक्रम सिंह, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पुलिस आ रही है, निकल चलो। क्या हुआ? भूप सिंह भाग गया। आ गया? हाँ, चलो। तुम? किरण, तुम इस तरह अकेली खतरे मोल मत लिया करो, किसी भी दिन डाकुओं की बेरहमी का शिकार बन जाओगी। तो तुम क्या चाहते हो? मैं हाथ पर हाथ धर के बैठी रहूं और वह प्यारे आजाद घूमते रहे? तुम्हें तो तुम्हारे कानून ने पत्थर दिल बना दिया है, इसीलिए तुम अपने पिता की मौत भी भूल सकते हो, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ अपने माता पिता को, जिनकी ममता के साए में पलकर मैं बड़ी हुई हूँ? कैसे भूल सकती हूँ उस बहन को जिसके सुहाग के फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए? कैसे भूल सकती हूँ कि इस हवेली में कभी मेरा भी हंसता खेलता संसार था? मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ किरण, लेकिन इतने बड़े गिरोह का तुम अकेली मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर तुम ये क्यों भूलती हो कि वो सिर्फ तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि मेरे भी दुश्मन है, और मैं उन्हें अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने दूंगा। अच्छा, तो कल का छोकरा अब हमें पकड़ने निकला है? भूप सिंह, लगता है कि मां भवानी तुम पर खुश हो गई है। कल तक जिस दुश्मन की तुम्हें तलाश थी, वही दुश्मन अब तुम्हारी तलाश में जंगलों में भटकता हुआ तुम्हें मिल जाएगा। मैं समझा नहीं। अरे मैं उसी डिप्टी की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे पंजे से बस छुड़ा कर ले गया था।
अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए वो पूरी फोर्स लेकर हमारे पीछे आ पहुंचा है। मतलब बकरा खुद कसाई के पास आ रहा है? खबर मिली है कि दौलतपुर के पास उसने अपना कैंप लगाया है। कल तक उसकी बाकी फोर्स पहुंच जाएगी, उसके बाद वो हमें पकड़ना शुरू करेगा। ये इस इलाके का नक्शा है। हम यहां पे हैं। हमारी खबर के मुताबिक डाकू यहीं कहीं आसपास छुपे हुए हैं। उन्हें यहां होना चाहिए। बाहर आने जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते होंगे वो, और ये जरूरी है कि इस रास्ते से गुजरते होंगे और इस झील से पानी पीते होंगे। क्या इन गाड़ियों में? कुछ नहीं साहब, अनाज है। चलो तलाश लो गाड़ियों की। ओके सर। कहां लेके जा रहे हो? पास वाले गांव में। सर सर ये देखिए, इन गाड़ियों में बंदूकें भरी पड़ी हैं। कहां से ये बंदूकें ला रहे हो? मालूम नहीं साहब। किसके लिए ले जा रहे हो ये बंदूकें? कुछ पता नहीं सर। बताने तो जान से मार दूं। बोल। बताता हूँ। वो नाग सिंह है ना, नाग सिंह। कहां है नाग सिंह? हमने तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर जीना चाहते हो तो अपनी बंदूकें फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हमारी शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमारा अनाज, खाना पीना, गोलियां, हथियार
सब कुछ खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी नींद और हमारा सोना जागना भी हराम हो गया है। और अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो एक दिन ये डिप्टी हमारा सारा गिरोह खत्म कर देगा। बंधुओं, जब जब देश में धर्म का नाश होता है और वीर पुरुषों में निराशा आने लगती है तो देश बंधु जैसा महान पुरुष पैदा होता है। मैं आप लोगों की समस्या का समाधान ढूंढ कर लाया हूँ। क्या समाधान? आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर। देश बंधु, हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सरेंडर का मतलब समझते हो? जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो मत पीसो जेलों में चक्की, मरवा दो अपने साथियों को कीड़े मकड़ों की तरह से। मैं तो आप लोगों को बचाने का उपाय सोच करके आया था। मित्रों, मौके की नजाकत को समझो। चुनाव आ रहा है, इस वक्त आत्मसमर्पण करने के क्या फायदे ये जानते हैं आप? सारी पुलिस फोर्स जो कि शिकारी कुत्ते की तरह से आपके पीछे पड़ी हुई है, सरकार उसे वापस बुला ले। और वो आपका जानी दुश्मन डिप्टी खून का घूंट पीकर रहेगा। वो तो ठीक है नेताजी, लेकिन बागी जब एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है ना, तो कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर में उसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस समस्या का हल मैंने सोच लिया। इस वक्त कितने बागी होंगे आपके गिरोह में? तो 40 बचे होंगे। 40 में से सिर्फ अभी 20 बागी आत्मसमर्पण करें। और बाकी 20 का क्या होगा? तब हमारे आत्मसमर्पण करने वाले 20 बागियों पर अदालत में मुकदमा चलेगा, तो बाकी के आजाद 20 बागी गवाहों को डराने और धमकाने का काम करेंगे। इस तरह से कोई भी गवाह अदालत में जाकर के हमारे बागियों की शिनाख्त नहीं कर सकेगा और हमारे सारे बागी बेकसूर छूट जाएंगे। जब सारे बागी छूट जाएंगे तो बाकी के बच्चे वो बागियों का फिर आत्मसमर्पण करवा देंगे। देशबंधु जी, आपकी स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब सरकार हमसे आत्मसमर्पण की वजह पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? उस वक्त मैं जाकर सरकार से कहूंगा कि बागियों के दिल बदल चुके हैं, वो अब हिंसा की जिंदगी से ऊब चुके हैं, अब वो अमन पसंद शहरियों की तरह से अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। देशबंधु, क्या सरकार तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेगी? तो नहीं करेगी। सरकारी मशीनरी में ऊपर से लेकर के नीचे तक मेरा पौवा है। बड़े बड़े नेताओं की नाक का बाल हूं मैं। अगर आप आज्ञा दे तो आज ही से नाटक शुरू कर देता हूं। तो ठीक है देशबंधु, तुम पासा फेंको। अगर तुम्हारी चाल कामयाब हो गई तो हम भी तुम्हें खुश कर देंगे। अरे देशबंधु जी, नमस्कार साहब। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। क्या बताऊं, आप तो जानते हैं चुनाव में बसता। अरे जरूर जीतेंगे, आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। अरे क्या बताऊं साहब, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी जमानत जब्त ना हो जाए। क्यों? अजय साहब, ये डाकुओं की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मेरे जैसा लोकप्रिय नेता जिस मंच पर जाकर भाषण करता है तो जनता एक ही बात करती है कि भले ही गरीबी को बाद में हटाओ, डाकुओं को पहले हटाओ। अब आप ही बताइए, मैं चुनाव कैसे जीतूं? आप फिक्र न कीजिए, अब उनका खेल खत्म हो गया है। हमारी एंटी डकैती यूनिट के इंचार्ज देवेंद्र प्रताप सिंह ने डाकुओं को नाखून चलने चढ़वा दिए हैं। अब वो सब पे सब मारे जाएंगे। सरकार, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या देवेंद्र प्रताप सिंह जी की गोली से हर डाकू मारा जाएगा? जी नहीं, कुछ उसमें से मारे जाएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे और कुछ भाग जाएंगे। और वो भागने वाले हिसियानी बिल्ली की तरह अपने साथियों का बदला लेने के लिए निर्दोष गांव वालों का खून बहाएंगे। इसमें आपके महकमे की बदनामी होगी, प्रेस आप पर कीचड़ उछालेगी, हमारे जैसे नेता आपके पीछे पड़ जाएंगे। मेरे पास एक रास्ता ऐसा है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वही विनोबा जी वाला रास्ता। क्या आपका मतलब है सरेंडर? जी हाँ, आत्मसमर्पण। क्या बात करते हैं? सरेंडर वो लोग करते हैं जिनके दिल बदल जाते हैं, लेकिन ये दोनों भाई नाग सिंह और भूप सिंह पत्थर के बने हुए हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। सरकार, मेरा नाम देशबंधु है। एक बार मुझे सांप ने काट लिया था तो सांप मर गया था, फिर ये तो डाकू हैं, इनका हृदय परिवर्तन करवाकर आपके चरणों में लाकर डाल देना ये मेरा काम। कौन है? मैं हूं सरकार, देशबंधु।
तो तुम भूप सिंह हो? जी हाँ। देखो भूप सिंह, सरकार उस वक्त तक तुम्हारा सरेंडर मंजूर नहीं करेगी जब तक सरकार को यकीन न हो जाए कि ये सरेंडर अच्छे जज्बे के साथ किया जा रहा है। फांसी से बचने का हथकंडा नहीं। डीआईजी साहब, एक बात पूछूं? पिछले 5 वर्षों में कितने डाकुओं को फांसी दिला चुके हैं आप? हम चाहें तो जिंदगी भर कानून से आंख मिचौली खेल सकते हैं, पर साहब अब इस बाप की जिंदगी से दिल भर गया है। ये भी कोई जिंदगी है हमारी? हम जंगलों में मारे मारे फिरते हैं, घर होते हुए भी हम लोग बेघर हैं। साहब अब घर की याद आती है, बीवी बच्चों की याद आती है। तुम्हारा भाई नाग सिंह क्यों नहीं सरेंडर करता? उसका नाम मत लीजिए साहब, वो खुद तो डूबा और मुझे भी ले डूबा। वो कानून में भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी उसे समझाने की कोशिश करूंगा। सर, ये आत्मसमर्पण एक धोखा है, साजिश है, फरेब है। ये डाकू सिर्फ पुलिस की गोली से और फांसी से बचने के लिए हथियार डाल रहे हैं। आप मुझे 10 दिनों की मोहलत और दीजिए सर, मैं डाकू भूप सिंह को जिंदा या मुर्दा आपके हवाले कर दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस सर। और इन 10 दिनों में कितनी बस्तियां उजड़ जाएंगी, कितने बेगुनाह मारे जाएंगे, इसका एहसास है तुम्हें? भूप सिंह को अच्छी तरह से परखने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन सब की आत्मा बदल चुकी है, उनके दिल बदल चुके हैं। इम्पॉसिबल सर, कल तक जो लोग खूनी दरिंदे थे, अचानक आज उनके दिल कैसे बदल गए? वाल्मीकि का भी दिल एक दिन अचानक बदल गया था और वो डाकू से महात्मा बन गए थे। सर, अगर ये डाकू लोग भी महात्मा बन गए तो इन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी चाहिए। अगर उनका सरेंडर सच्चा है तो 40 डाकुओं में से सिर्फ 20 डाकू ही सरेंडर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे जरूर कोई चाल है सर। नहीं, इसमें कोई चाल नहीं है। नाग सिंह को कानून पे भरोसा नहीं, फिर भी भूप सिंह ने वादा किया है कि वो नाग सिंह को कानून के सामने हथियार डालने के लिए तैयार करेगा। नाग सिंह हथियार कभी नहीं डालेगा सर। तुम उनके खिलाफ इसलिए बोल रहे हो कि उन्होंने तुम्हारे पिता का कत्ल किया है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन्हें जेल में रखेंगे, उन पे बाकायदे मुकदमे चलेंगे, उनको सजाएं मिलेंगी। इससे पहले जितने डाकुओं ने सरेंडर किए हैं उनमें से कितनों को सजाएं मिली है। ये डाकू सरेंडर करके अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, बल्कि अपने लिए आजादी खरीदते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, सरेंडर के ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं। ये ऊपर वाले कौन होते हैं सर? जान पे खेल के डाकुओं का मुकाबला करते हैं हम लोग, सीने पे गोलियां खाते हैं हम लोग, और जो कामयाबी बिल्कुल सामने नजर आ रही है तो ऊपर वालों ने फैसला कर दिया कि हम इन डाकुओं को मारने के बजाय इनकी हिफाजत करें। नो सर। देव, अपना सर्विस रिवॉल्वर मुझे दे। क्या? ओ, मैं तो भूल ही गया था सर कि डाकुओं की शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि आत्मसमर्पण से पहले उनके सारे दुश्मनों के सारे हथियार जब्त कर लिए जाए। और मुझसे बड़ा उनका दुश्मन और कौन हो सकता है? लेकिन सर, आपको मालूम होगा कि दुनिया में जितने सारे खून हुए हैं आज तक, अक्सर बगैर लाइसेंस के हथियार के साथ हुए। एसपी's ऑफिस प्लीज। कौन तिवारी? देखो, जब तक भूप सिंह और उसके साथियों के सरेंडर की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, डीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह को उसके घर में नजरबंद रखा जाए। That's all। किरण, ये आज का अखबार देखा तुमने? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। ये जानते हुए भी तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। किरण, मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन तुम ये मत भूलो कि जिस आग में तुम जल रही हो उसी आग में मैं भी जल रहा हूं। ये कैसी आग है तुम्हारे सीने में जिसमें आज तक ना कोई चिंगारी पैदा हुई है, ना कोई शोला भड़का? किरण, अगर मैं चाहूं तो एक पल के अंदर अपने सीने में दबी हुई आग को ज्वालामुखी में बदल सकता हूं, लेकिन मेरा फर्ज कब तक अपने फर्ज की दुहाई देते रहोगे? अगर तुम इस 2 टके की नौकरी के बेजान असूलों को अपना फर्ज समझते हो तो क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, उसके कातिल को अपने हाथों से सजा दो? किरण, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कानून उन डाकुओं को उनके किए की सजा जरूर देगा। कानून कानून, मेरे कान पक्के हैं ये लफ्ज सुनते सुनते।
क्या तुम्हारा कानून मेरी बाबूजी की जिंदगी वापस दे सकता है? क्या तुम्हारा कानून मेरी मासूम बहन की अरमानों भरी डोली जो पलक झपकते ही अर्थी में बदल गई मुझे लौटा सकता है? क्या तुम्हारा कानून मेरे सर पर पड़ी यतीमी की चादर हटाकर तुम तक आंचल फैला सकता है? नहीं, कभी नहीं। उन दरिंदों ने मुझे अनाथ बना दिया। अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि वक्त ने मेरे आंचल से सारे रंग छीनकर उस पर सफेदी पोत दी है, फिर भी ममता का रंग अभी तक बाकी है। मैं तुझे अपने ममता के साये में समेट लूंगी। तुझे कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी कि तू इस दुनिया में अकेली है बेटी। जी, जी मत। माँ भवानी की, माँ भवानी की, माँ भवानी की। माँ, तुम्हारी छत्र छाया में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। सैकड़ों खून करने के बावजूद हमारा भूप सिंह अदालत से बाइज्जत बरी हो गया है। बड़े ठाकुर, इस कामयाबी की खुशी में एक जश्न हो जाना चाहिए। दुश्मन की छाती पर मूंग तलने से बड़ा और जश्न क्या हो सकता है? भूप सिंह का जुलूस हमारे दुश्मन के गांव की हर गली से गुजरना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नाग सिंह से टकराने का मतलब है चट्टानों से सर टकराना। ठाकुर भूप सिंह की, 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 अरे सुनो। हाँ चाची। ये कैसा जुलूस है? चाची, आपने पहचाना नहीं? आपके पति का कातिल है ना भूप सिंह, उसी का जुलूस है। आज ही जेल से छूट के आया है। ये कैसा इंसाफ है? जिसने मेरे बांग का सिंदूर मिटा दिया उसके गले में फूलों की माला, इसके गले में तो फांसी का बंधा होना चाहिए था। फांसी का बंधा होना चाहिए था। आज तक ऐसी रस्सी नहीं बनी जो भूप सिंह के लिए फांसी का फंदा बन सके। याद रख, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। कानून के पंजे से तो बच गया, लेकिन भगवान के पंजे से नहीं बच सकता। एक विधवा की हार तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। तू उससे सख्त मरेगा। तेरी लाश को चील और कौवे खा जाएंगे, चील और कौवे। अगर मेरे पैरों में फर्ज की बेड़ियां नहीं पड़ी होती तो मैं इसी वक्त तेरे जीत की जुलूस को अर्थी के जुलूस में बदल देता, लेकिन मैं तुझे तेरे इस घिनौनी हरकत का सिला दिए बगैर जाने नहीं दूंगा। जिस लात से ठोकर मार कर तूने मेरी देवी समान मां का अपमान किया है, उस लात को आज मैं तेरे बदन से ही अलग कर दूंगा।
इसे मारकर फांसी की तख्ते भी चढ़ना चाहते जब सैकड़ों खून करने के बाद इस कमीने को फांसी नहीं हुई तो इस एक खून करने में मुझे फांसी कैसे हो सकती है? लेकिन कानून ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया। इसने कानून के बाप को नहीं मारा, मेरे बाप को मारा है। इसने कानून की मां की बेइज्जती नहीं की है, मेरी मां की बेइज्जती की है। मैं इसे जिंदा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ बड़े ठाकुर। उस डिप्टी के बच्चे ने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी। उसने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी और तू पीठ दिखाकर भाग आया? वो सब आग झपकते ही हो गए बड़े ठाकुर। डाकू की जब आग झपकती है तो उसे गहरी नींद सुला देना चाहिए। नहीं बड़े ठाकुर, जो डाकू अपने सरदार को मरता हुआ देख चुका हो उसे दुनिया देखने का कोई हक नहीं। नहीं ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर। भूप सिंह की चिता जलने से पहले मैं डिप्टी के सारे गांव को जलाकर रख दूंगा। चलो। बड़े ठाकुर, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? छोटे ठाकुर की 13वीं के पहले आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। देशबंधु, मैं उस थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा जिसमें उन्होंने उस डिप्टी को रखा हुआ है जिसने मेरे भाई की हत्या की है। मुझे किसी भी कीमत पर वो डिप्टी चाहिए। मैं उसकी वो हालत करूंगा कि सारी पुलिस फोर्स कांप उठेगी। ये क्या अनर्थ कर रहे हो ठाकुर? शायद आपको पता नहीं कि डीआईजी साहब को संदेह हो चुका है कि आप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह पर हमला करें और इसीलिए उसे पुलिस की कड़ी निगरानी के अंदर रखा हुआ है। और उसे मारने की आपको क्या जरूरत है? उसे तो कानून मार डालेगा फांसी की सजा देकर। नहीं, उस हरामजादे को फांसी नहीं होगी। उसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। ठाकुर, इस तरह आवेश में आने से आपके सारे साथी मारे जाएंगे। मौके की नजाकत को समझो, मामले को ठंडा होने दो, उसके बाद मैं खुद आकर के आपको उसके पास ले जाऊंगा। नीति यही कहती। योर ऑनर, कानून की बुनियाद का पहला पत्थर पुलिस का जवान होता है जो आम आदमी से ज्यादा कानून जानता है। यह मुकदमा पुलिस के एक जिम्मेदार ऑफिसर और कानून को अच्छी तरह समझने वाले एक ऐसे मुलजिम के खिलाफ है जिसने सरेआम बदले की भावना के साथ भूप सिंह का खून करके कानून का सर झुका दिया। और यह बात तमाम चश्मदीद गवाहों के बयानात से आने की तरह साफ हो चुकी। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? योर ऑनर, कानून का मुहाफिज होने के नाते मैंने आज तक सच्चाई का ही साथ दिया है। मैं इकरार करता हूं कि भूप सिंह का कत्ल मैंने किया है। लेकिन सरकारी वकील का यह इल्जाम सरासर गलत है कि मैंने भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारा है। अगर मुझे भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारना होता, मैं उसी दिन भूप सिंह को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता और मार डालता जिस दिन उसने मेरे पिता का खून किया। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया योर। मैंने एक बेटे का फर्ज नहीं निभाया, मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया। फिर जब भूप सिंह को इसी अदालत ने मेरे पिता के खून से बरी कर दिया तो भी मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया और खून का घूंट पी के रह गया। लेकिन जब भूप सिंह ने भरे बाजार में मेरी मां की बेइज्जती कर डाली, मेरी मां पर हाथ उठाया, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, उस कमीने का खून कर दिया। योर ऑनर,
पहली बार मैंने सिर्फ एक पुलिस अफसर का फर्ज नहीं बल्कि एक बेटे का फर्ज भी निभाया। अफसोस अगर है तो सिर्फ इस बात का, योर ऑनर, कि भूप सिंह ने जितनी हत्याएं की थी मैं उसे उतनी बार मार नहीं सका। योर ऑनर, मैंने एक ऐसे खतरनाक डाकू को मारा है जिसने आत्मसमर्पण का नाटक करके पुलिस, कानून, अदालत और समाज को धोखा दिया है। अगर आज वो जिंदा रहता तो समाज के सीने में एक बोझ बना रहता। मैंने कोई शरीफ आदमी को नहीं मारा है, किसी साधु सन्यासी को नहीं मारा है, बल्कि एक डाकू को मारा है, एक खूनी कातिल दरिंदे को मारा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। खान को अदालत बाइज्जत बरी कर चुकी है, उसे खूनी दरिंदा या कातिल कहना अदालत की तौहीन है। मुलजिम खुद एक खतरनाक कातिल है जो अपने जुर्म का इकरार कर चुका है। इसलिए मैं अदालत से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम को सजा मौत दी जाए। मैं मौत से नहीं डरता वकील साहब, लेकिन मैं इस अदालत को याद दिलाना चाहूंगा कि एक दिन जब मैंने डाकू जोरावर सिंह का खून किया था तो मुझे बहादुरी के ढेर सारे इनाम मिले थे, मेरा सीना मेडल से सजा दिया गया था। और अब जब मैंने डाकू भूप सिंह को मारा है तो आप वकील साहब मुझे मौत की सजा दिलवाना चाहते? यह कैसा इंसाफ है वकील साहब, यह कैसा इंसाफ है योर ऑनर कि एक डाकू को मारने इनाम और दूसरे डाकू को मारने में मौत की सजा, जब इसी अदालत ने डाकू भूप सिंह को 100 खून करने के बावजूद भी बरी कर दिया, तो मुझे उसी डाकू भूप सिंह का एक खून करने पे मौत की सजा यानी फांसी की सजा कैसे दे सकती है? योर ऑनर, अगर मुझे सजाए मौत दी गई तो यह सजा मुझे नहीं बल्कि इंसाफ को होगी और लोगों का कानून पर विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। कानून मेरे साथ पूरा इंसाफ करेगा किरण। नहीं देव, कानून हमेशा बेगुनाहों की जिंदगियों से खेला करता है। मुझे डर है कहीं तुम इस अंधे कानून की भेंट ना चढ़ जाओ। मैं पूछती हूँ देव, तुमने किस उम्मीद से अपने आप को कानून के हवाले कर दिया? ये तुम्हें फांसी पे चढ़ा देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा किरण। मैं मानता हूँ कानून से कुछ गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कानून ने इंसाफ करना छोड़ दिया है। तुम घर जाओ, माँ का ख्याल रखो। माँ का इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है। कोई और भी है देव जिसका दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। किरण। हाँ देव, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा किरण, कुछ नहीं होगा। माँ के आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हारा प्यार जो मेरे साथ है। घर जाओ। पुलिस की रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के बयानात, सरकारी वकील की बहस और मुलजिम का इकरार जुर्म, इन सब की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक सोचे समझे प्लान के तहत एक संगीन जुर्म किया है। और चूंकि मुलजिम ने एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होते हुए कानून के दामन पर एक बदनुमा दाग लगाया है, इसलिए मुलजिम दूसरे मुलजिमों के मुकाबले में ज्यादा सख्त सजा का मुस्तहक है। मगर अदालत को अफसोस है कि क्योंकि फांसी से बड़ी कोई दूसरी सजा मुमकिन नहीं है, लिहाजा मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत फांसी की सजा देती। देव, तुम्हें तो अपने कानून पर बड़ा भरोसा था, अब देख लिया अपने कानून का इंसाफ। मुझे कुछ नहीं होगा किरण। इस अदालत का फैसला कोई आखिरी फैसला नहीं है, इससे भी बड़ी अदालत अभी बाकी है।
जानते हो भैया, ये क्या हो गया? कानून के रखवाले को कानून ने फांसी दे दी। अब लगता है गांव में गरीबों को डाकुओं के जुल्म से बचाने वाला कोई नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं होगा राम बाबू, धीरज रखो। ये क्या कर रहे हैं सर? आप समझते हैं इस तरह भागकर फांसी से बच जाएंगे? मैं फांसी से बचने के लिए नहीं भाग रहा हूं, बल्कि कानून से हुई गलतियों को सुधारने के लिए भाग रहा हूं। जिस दिन मैं डाकुओं की चाल का पर्दाफाश कर दूंगा और कानून को यह एहसास दिला दूंगा कि उसने मुझे सजा देकर बहुत बड़ी भूल की है, मैं खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। डिप्टी जेल से फरार हो गया। शेरा, डिप्टी के फरार हो जाने की खबर सुनाकर तूने हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। अब मैं उस हरामखोर को खुद अपने हाथों से मारूंगा ताकि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। जाओ, जाकर उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। बड़े अफसोस की बात है, इतना अच्छा पुलिस ऑफिसर आज चोर डाकुओं की तरह अपने ही डिपार्टमेंट से छुपा छुपा फिर रहा है। आज 3 महीने हो गए, उसका कोई पता नहीं। उसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही। कानून की रक्षा करने वाले ही अगर कानून तोड़ने लगे तो लोगों का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट से हमेशा के लिए उठ जाएगा। किसी तरह से आप लोग उसे तलाश करने की कोशिश करें, शायद मैं उसे फिर से सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकूं। कोई खबर मिली डिप्टी की? नहीं ठाकुर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 3 महीने हो गए, अभी तक पता नहीं लगा पाए। आखिर गायब कहां हो गया वो? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हो सकता ठाकुर वो मर गया हो। नहीं बड़े ठाकुर, अगर वो मर गया होता तो कम से कम उसकी लाश तो मिलती। देशबंधु, तुम पता लगाओ वो कहां छिपा बैठा है, किसने उसे आसरा दे रखा है, उसकी मदद कौन कर रहा है। कोई आया तो नहीं था? नहीं किरण, कोई नहीं आया। एक बात बताओ, तुमने इतनी सुरक्षित जगह ढूंढी कैसे? दादाजी ने बनवाई थी। जब भी शिकार के लिए आते थे यहीं ठहरते थे। माँ जी ने आज भी तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। माँ कैसी हैं? ठीक है, हर वक्त तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। अरे, भूप सिंह के साथियों में मुकदमे शुरू होने जा रहे हैं। क्या? इसका मतलब है तुम्हें 19 कत्ल और करने पड़ेंगे। हा? क्या मतलब? पहले की तरह सारे गवाह डाकुओं के डर से अदालत में सच नहीं बोलेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि अदालत उन 19 डाकुओं को छोड़ देगी और तुम उन्हें जीने नहीं दोगे। नहीं किरण, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, बल्कि अदालत से ही फांसी की सजा दिलवाऊंगा। कानून से भागने का मेरा सिर्फ यही मकसद है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब ये सारे गवाह अदालत में सच बोलें और इन डाकुओं को पहचान लें। ऐसा ही होगा। बिहारी, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जो भी कुछ किया वो अपने मुन्ना को बचाने के लिए किया था। बेटा तुम तो जानते हो मुन्ना मेरे स्वर्गवासी बेटे की इकलौती निशानी है और वो डाकू बहुत जालिम है, जो भी सच बोलेगा उसे मार डालेंगे। और अब मैं उसे मार डालूंगा जो अदालत में झूठ बोलेगा। तुम इस गांव के सरपंच हो काका, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भूप सिंह के साथियों के खिलाफ अदालत में कोई गवाह झूठ नहीं बोलेगा। बेटा सब गवाह बाल बच्चेदार हैं, कोई भी डाकुओं से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा। और अब वो मेरी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेंगे। अगर किसी भी गवाह ने अदालत में झूठ बोला तो गांव में वापस वो नहीं, उसकी लाश आएगी काका। और जो गवाह अदालत में सच बोलेगा, मैं उसकी और उसके बाल बच्चों की जिंदगी भर की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं।
किसी डाकू ने अगर गांव वाले की तरफ आंख भी उठाई तो मैं उस डाकू की आंखें निकाल लूंगा। बेटे, अगर ये बात है तो मैं सबको संभाल लूंगा। एक एक गवाह को अदालत में लाकर सच बुलवाना अब मेरा काम है। सिंह की चिता की राख ठंडी भी न होने पाई थी कि उस हरामजादे डिप्टी ने हमारे बाकी साथियों को भी जेल की कोठरी में डालकर सड़ने गड़ने पर मजबूर कर दिया है। देशबंधु, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। बड़े ठाकुर, मैं अपनी जान लड़ाकर भी आपके साथियों को छुड़ाकर लाऊंगा। आखिर मेरी नीति किस दिन काम आएगी? कौन? देव, तुम? मैं जानता था एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और तुम सीधे रास्ते पे आ जाओगे। मैं तो हमेशा सीधे रास्ते पे चलता रहा हूं सर। आपको मालूम हो गया होगा कि आत्मसमर्पण करने वाले आखिरी डाकू को भी आज 7 साल की सजा हो गई। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि आत्मसमर्पण करने वाले हर डाकू को मुनासिब सजा मिलेगी। तो फिर 100 खून करने वाले भूप सिंह को सजा क्यों नहीं मिली सर? मैं बताता हूं सर। नाग सिंह और उसके साथियों ने भूप सिंह के खिलाफ किसी को गवाही नहीं देने दी और बाकी डाकुओं के मुकदमे में मैंने गवाहों को सच बोलने में मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। सर, क्या आप अब भी यकीन नहीं करते कि कानून ने भूप सिंह को सजा न देकर सबसे पहली गलती की थी और उसी भूप सिंह के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी की सजा देकर कानून ने दूसरी गलती की है? मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। पहले अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा सर, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन उस दिन जिस दिन मैं नाग सिंह को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और यह साबित कर दूंगा कि डाकुओं का आत्मसमर्पण एक नाटक है, कानून से बचने की एक चाल है। देव, सुनो तो, देव। देवा देवा देवा, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानती। अब आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। बार बार एक ही सवाल करके आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वक्त तुम बर्बाद कर रहे हो मिस किरण। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, देवा कहाँ है? और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानती। मिस किरण, शायद तुम भूल रही हो कि पुलिस को अपना जवाब पाने के लिए और तरीके भी आते हैं। लाचार और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने के सिवा आप लोगों को आता ही क्या है? खामोश। आप मुझे खामोश कर सकते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन उस आवाज को खामोश नहीं कर सकते जो देवा ने कानून और पुलिस के खिलाफ उठाई है। शट अप! खन्ना, बंद कर दो इसे। किरण को उठा लो। जी ठाकुर। नाग सिंह ने किरण को उठाकर अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है। तुमने कहा था कि देशबंधु जेल में भूप सिंह से मिलने गया था। हाँ, वो डाकू का चमचा है। तुम एक काम करो, गांव जाकर राम बाबू गुप्ता
और बिहारी को यहां ले आओ। मैं देश बंधु को पकड़ता हूं, वही मुझे नाग सिंह तक पहुंचाएगा। अच्छी बात है। देख लड़की, मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी है तो डिप्टी देवेंद्र प्रताप सिंह से। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे उसका पता बता दे। मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम है और तू बताएगी। नाग सिंह ने तो बड़े बड़े फौलादी पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर दिया, और तू तो एक मामूली सी नाजुक लड़की है। डिप्टी का पता बता दे, वरना मैं तेरी वो हालत बिगाड़ूंगा कि तू खुद अपनी सूरत से दहशत खाने लगेगी। और अगर मैंने तुझे उसका पता बता दिया तो वो तुझे ऐसी मात मारेगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर शर्म आएगी, और तुम्हारी सड़ी हुई लाश को चीलकर हुए कुत्ते भी छूना पसंद नहीं करेंगे। खामोश! मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, बता नाग सिंह कहां है, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे पुरखों की आत्मा भी कांप उठेगी। मान्यवर, आप तो मेरे नेशनल कैरेक्टर जानते हैं। मैं अपने पुरखों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं तुझे मालूम है और तू बताएगा। चल बोल, वरना इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। कुछ बताया इसने? नहीं ठाकुर, ये तो बेहोश हो गई। इसे उठाकर सलाखों के पीछे बंद कर दो, और होश आने पर फिर से वही सिलसिला जारी रखो। इसे उस वक्त तक जिंदा रखो जब तक ये डिप्टी का पता नहीं बता दे, समझे? जी ठाकुर। किरण, किरण, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस पेटी में लूट का माल पड़ा है। हा? काका, सारा माल उठा लो। ठीक है। दिलावर। जी ठाकुर। ये कौन आदमी आ रहा है? अरे ये तो ठाकुर नाग सिंह है। अरे ठाकुर साहब, आप अकेले? बाकी सब लोग कहाँ हैं? सूरज सिंह, मैं बर्बाद हो गया। मेरे सब आदमी मारे गए। क्या बात करते हो? क्या पुलिस से सामना हो गया? नहीं, वो डिप्टी ने मेरे ठिकाने पर हमला कर दिया और मेरे सारे आदमियों को मार दिया। मेरी बरसों की जमा की हुई पूंजी भी लूट कर ले गया। ये वही डिप्टी है ना
जिसने छोटे ठाकुर को मारा था? मैंने तो सुना है कि वो खुद पुलिस से भागा हुआ है। हाँ सूरज सिंह, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे इस जिल्लत की जिंदगी से बचा लो, मुझे गोली मार दो। मेरे पास एक गोली भी नहीं रही खुदकशी करने के लिए। क्या बात करते हो ठाकुर? मैंने तो उसी वक्त कहा था कि छोटे ठाकुर को पुलिस के हवाले मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। यह सब उसी का नतीजा है। खैर छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। इस वक्त यह डिप्टी होगा कहां? ये वो दौलत है जो डाकू नाग सिंह ने आप लोगों से लूटी थी। ये आप लोगों की जिंदगी भर की पूंजी है, आपकी उम्मीदें, आपका भविष्य है। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ईमानदारी के साथ अपने अपने जेवर उठा लें। मेरी बेटी के जेवर मिल गए, मेरी बेटी के जेवर मिल गए, मेरी बेटी के जेवर मिल गए। गांव वालों, मुझे मेरी सारी दौलत वापस चाहिए। भलाई इसी में है कि अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आओ और मुझे मेरी दौलत वापस कर दो, वरना मैं सारे गांव को जलाकर शमशान बना दूंगा।
लोग तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, उनका साथ दो, बुज़दिल मत बनो, डाकुओं का मुकाबला करो। देखता क्या है डिप्टी, चला गोली और मार डाल मुझे। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैं तुझे कानून के हवाले करके तुझे फांसी पर चढ़ाऊं। इसी कानून से मैंने अपने भाई भूप सिंह को बाइज्जत बरी करवा लिया था, जिसने हजारों खून किए थे और तेरे बाप को भी मौत के घाट उतारा था। और जिस कानून की बात तू करता है, भूल गया कि उसी कानून ने तुझे मौत की सजा दी थी। अगर तू फांसी चढ़ गया होता तो मैं भी आत्मसमर्पण का नाटक करके अपने साथियों के साथ छूट गया होता और फिर अपने भाई का बदला लेने के लिए उसी चौराहे पर तेरी मां को रुक जाओ सर, मैंने आपसे वादा किया था सर कि जिस दिन मैं नाग सिंह को गिरफ्तार करके यह साबित कर दूंगा कि डाकुओं का आत्मसमर्पण एक चाल है, सजा से बचने का नाटक है, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सर, नाग सिंह ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। मुझे सब मालूम हो गया है। देशबंधु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देशबंधु, नमक हराम, तूने हमारे साथ गद्दारी की। ये गद्दारी नहीं मान्यवर, ये राजनीति है। जब आपका पलड़ा भारी था तो हम आपके साथ थे, अब मित्र का पलड़ा भारी हो गया तो आया राम गया राम हो गए। ले जाओ इसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे देशबंधु, नहीं छोड़ूंगा। कानून से एक बार गलती हो सकती है, दोबारा नहीं। तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। वो झूठ था, ये सच है। अब तो यकीन आया ना, मैंने उसे जो कुछ भी दिया था वो छलावा था। वो सुहाग की साड़ी, वो मांग का सिंदूर,
वो लाल चूड़ियां। ये लो अपनी लाल चूड़ियां और पहना दो उस छिनाल को जिसे तुम अपने गले लगा रहे हो। दुनिया के तमाम जानवर अपने बच्चों की परवरिश अपने दूध से करते हैं, सिर्फ नागिन अपने पिल्लों को अपने जहर से पालती है। और फिर मैं तो वो नागिन हूँ जिसने सदियों से और नस्लों से सिर्फ जहर ही पिया है। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी और जब मिलूंगी तो वो सारा जहर एक साथ तुम्हारे मुंह पर उलट दूंगी। शक्ति सिंह, तुम और यहाँ? हाँ शक्ति सिंह, तुम हमेशा चल के मेरे पास आया करते थे, लेकिन आज मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ। प्यासा पहले कुएं के पास आया करता था, आज कुआं चल के प्यासे के पास आया है। मेरी प्यास तो सिर्फ तुमसे शादी करने से है, तुम्हें अपना बनाने से है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने से है। मिलन ऐसा होगा हमारा जैसे सारंगी और तबले का होता है। ये मिलन जरूर होगा शक्ति सिंह। मैं अपना हुस्न, अपनी जवानी, जो कुछ भी मेरे पास है, सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुम काम बोलो मुनीबाई, तुम्हारे मुंह से जो बात निकलेगी पूरी की जाएगी। मैं चाहती हूँ एक बार, सिर्फ एक बार रवि को मेरे सामने खड़ा कर दो। उसके हाथ और उसके पांव पर इख्तियार तुम्हारे होंगे, लेकिन इसके जान पर हक सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। समझ लो मुनीबाई, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। रवि, ओ गॉड, अपने रहमत के फरिश्तों को हुक्म दो कि वो रवि के सिरहाने खड़ी हुई उसकी मौत को उसे छूने की इजाजत न दे। बरसों पहले जो कहानी इस अस्पताल में शुरू हुई थी, वो ऐसे अस्पताल में खत्म न हो। कौन सी कहानी माँ? एक औरत की कहानी जिसकी शादी नहीं हुई थी और वो माँ बनने वाली थी। एक बच्चे की कहानी जिसे उसने जन्म दिया और उसे कह दिया गया कि उसका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। रवि वही बच्चा है जिसकी जिंदगी मैं आज अपने गॉड से मांग रही हूँ। मगर उसकी माँ कहाँ है? ठाकुर प्रेम सिंह की पत्नी सावित्री ही रवि की माँ है। किसकी मंगल कामना करने जा रही हैं आप? मैंने पूछा, किस पति की मंगल कामना करने जा रही हैं आप? कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आई हो? हूँ तो एक कोठे वाली और नाम है मुन्नी बाई, लेकिन मैं भी आपकी तरह घरवाली बनना चाहती हूँ। इसीलिए आज करवा चौथ के दिन आपके दरवाजे पर 2 चुटकियां सिंदूर की मांगने आई हूँ। अपने पाँव में बंधे हुए घुंघरू को देखो और फिर मेरे मंदिर जैसे घर पर नजर करो जहाँ तुम इस वक्त खड़ी हो। आप भी अपने गले में पड़े हुए खानदानी 9 लखे हार को देखिए जो आपके बेटे राजेश ने एक दिन मेरे गले में डाला था, और फिर इस सुहाग के जोड़े पर नजर डालिए जो आपका दूसरा बेटा रवि खुद मेरे पास लेकर आया था। मैं आपके पास आज इसलिए आई हूँ कि आप अपने दोनों बेटों की शादी मुझसे करा दें। विश्वास रखिए, मैं उन दोनों की जिंदगी स्वर्ग बना दूंगी। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? मुझ जैसी बहू को 2 शादियां करने में शर्म कैसी, जब आप जैसी सास को शर्म नहीं आई एक शादी के बाद दूसरी शादी करते हुए? क्या बकवास कर रही हो? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, एक विजय नाम का शूरवीर आपकी जिंदगी में आया था। ये झूठ है।
तुमने और विजय ने चुपचाप शादी कर ली थी, क्या ये भी झूठ है? तुम्हारी एक औलाद भी हुई थी, क्या ये भी झूठ है? जिसे डॉक्टर और तुम्हारे बाप ने मरा हुआ करार दिया था, क्या ये भी झूठ है? क्या चाहिए तुम्हें? सबसे पहले मुझे ये खानदानी नौलखा हार चाहिए जो अब भी आपके गले की शोभा बना हुआ है, और फिर वो तमाम जेवर चाहिए जो आपने अपने आने वाली बहुओं के लिए तिजोरी में बंद कर रखे हैं। खबरदार मुन्नी भाई, अगर इस हार को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते ठाकुर साहब। अगर हाथ काटने ही है तो अपनी बीवी के काटिए, जिसने आपकी नाक कटा रखी है, जिसने आपको धोखा दिया है। निकल जाओ यहां से। अब मैं तुमसे पूछता हूं सावित्री, जो कुछ इसने कहा क्या वो सच है? इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे, अपने पति से, जिसे तुम परमेश्वर मानती थी? मैं पूछता, इतना खूबसूरत धोखा क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया, आखिर क्यों? वक्त से बढ़कर धोखेबाज और कोई नहीं होता। जो सच्चाई कड़वी हो उसे छुपाना कोई पाप नहीं है। जो सच्चाई बोलने से घर में आग लग जाए उसे ना बोलना ही ठीक है। मरते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे ये वचन लिया था, पर आज जब आप सब कुछ जान गए हैं तो और एक सच्चाई भी जान लीजिए। मेरे स्वर्गीय पति की संतान रवि है। पर मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, ये जानती हुई कि रवि मेरा बेटा है, मैंने उसे आज तक बेटा कहकर पुकारा नहीं। माँ के सामने बेटा हो और माँ उसे गले से ना लगाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े कारनामे हैं तुम्हारे, छोटा काम तो तुमने कभी किया ही नहीं ना। मेरे बेटे राजेश को जानबूझकर इतना प्यार दिया कि वो गलत रास्ते पे चला जाए। ममता का नाटक करके जहर दिया तुमने उसे, और एक माँ होकर धीरे धीरे उसे गुनहगार बना दिया, और फिर अपने असली बेटे को एक देवता के रूप में मेरे सामने पेश कर दिया। ये सच नहीं है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बाबूजी, उठो मां। भगवान की निगाहों के सामने कोई गिरा हुआ नहीं होता। बाबूजी, पहाड़ से फेंका हुआ आदमी शायद बच जाए, लेकिन नजरों से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं बचता। और आज आप मेरी नजरों से गिर गए। रवि, मैं इतना ऊंचा नहीं सुनता कि गिरे हुए आदमी की बात ना सुन सकूं। मेरी मां कितनी महान है, आपकी मर्यादा रखने के लिए इसने कितना बड़ा त्याग किया है। कोई मां अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी मां ने वो करके दिखाया है कि सारी नारी जाति को गर्व होना चाहिए। नीच कमीने मेरे ही टुकड़ों पर पलता और मुझसे जबान लड़ाता है। अगर तूने जलील औरत की हिफाजत करनी, बाबूजी, अभी तक इस हाथ ने आपको बचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो मेरा परम धर्म था। लेकिन मां पर अगर किसी ने हाथ उठाया तो यह हाथ मां के बेटे का फौलादी हाथ बन जाएगा, और मां की हिफाजत करना मेरा परम धर्म होगा। चलो मां। नहीं रवि, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में डोली में बैठ कर आई थी, अब तो इस घर से मेरी मिट्टी उठेगी। मेरे लिए तुम मिट्टी ही हो, जब चाह उठ जाओ। सुना मां, लेकिन मेरे रहते हुए उन लोगों की मिट्टी उठेगी जो तुम्हारी मिट्टी खराब करना चाहते हैं। चलो। क्षमा और दया का दान तुम्हें इन दरवाजों से नहीं मिलेगा मां। इस खानदान की तो यह रस्म है कि जख्मों पर मरहम ना लगाया जाए, पहले उन पर नफरत चलाया जाए, बाद में नमक छिड़का जाए। आओ आओ। शाबाश मुन्नी भाई, शाबाश। बरसों के बाद आज वो दिन आ गया है बेटे, जिसका हमें इंतजार था। लोहे की वो दीवार चकनाचूर हो गई है जो आज तक प्रेम सिंह को मुझसे बचाती रही।
आज हम सबको अपना अपना हिसाब चुकता करना है। तुम्हें अपना हक मांगना है अपने बाप से, मुन्नी बाई को अपने घायल प्यार की कीमत मांगनी है रवि से, और शक्ति सिंह को अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी जान की बाजी लगानी है, और मुझे अपनी नफरत की आग ठंडी करने के लिए प्रेम सिंह का खून पीना है। और राजेश, आओ मेरे साथ, हम दोनों की मंजिल एक है। और तुम शक्ति सिंह मेरे साथ आओ। अगर तुमने रवि का किस्सा तमाम कर दिया तो मेरे तमाम इनकार तुम्हारे सामने हथियार डाल देंगे। बाहर निकल और सामना कर अपनी मौत का, जिसने तुझे बरसों ढूंढा है और आज तेरे दरवाजे पर आ पहुंची है। ये क्यों नहीं कहता कि तू खुद मौत के दरवाजे पे आ गया है? राजेश, हवेली के अंदर से सिर्फ एक बंदूक आग उगल रही है। तुम हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, हवेली का खुफिया रास्ता बताओ। रवि, आज फिर किसी जगह जुल्म की आंधी उठी होगी, किसी सुहागन का सिंदूर खतरे में पड़ गया होगा। बेटा, तू जल्दी जा, जल्दी जा। पानी, पानी, पानी। पानी। उठो बेटी, ये लो, पानी पी लो। आपने मुझे बेटी कहा? और क्या कहती बेटी? लोगों ने मुझे सैकड़ों नामों से पुकारा है। किसी ने वैश्या कहा, रंडी कहा और कोठे वाली कहा है, लेकिन आज तक इतने प्यार से किसी ने मुझे बेटी नहीं कहा। बेटी, लोगों ने हमें ये सब नाम दिए हैं और इन लोगों ने हमें पत्नी भी कहा, बीवी भी बनाया, बहन भी बनाया। ठाकुर, याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मेरी एक आंख ली है, तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहां है तुम्हारा वो परम धर्म वाला जिसके बलबूते पर तुम इतना उछलते थे?
इंतकाम की जो भट्टी मैंने अपने सीने में परसों से तपाए रखी है, मैं चाहता तो था कि उसके अंगारे अपने हाथों से तुम्हारे बाप के मुंह पर उड़ेल दूं। क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा है, इसलिए यह हक मैं तुम्हें देता हूं। ये लो पिस्तौल और उतार दो सारी की सारी गोलियां अपने बाप के सीने में, जिसने तुम्हें जायदाद नहीं दी, दौलत नहीं दी, बाप का प्यार नहीं दिया। दी है तो सिर्फ मुंह भरकर गालियां और जमाने भर की ठोकरें। चलाओ गोली और खत्म कर दो इस बाप बेटे के झूठे नाटक को हमेशा के लिए। तुम्हारे हाथ क्यों कांप गए? सांस क्यों उखड़ गई? हाँ? ओह, समझा। शायद वो बुज़दिली तुम में वापस आ गई है जो तुम्हें अपने बाप से खून में मिली थी। जा जाकर बैठ जा अपनी बाप की गोद में। राजेश, राजेश। और अब देख ठाकुर, जब एक मर्द निशाना बांधता है तो उसका शिकार कैसे तड़प तड़प कर मरता है। एक आंख के अंधे, अपने दोनों कानों से सुन। यह तेरी तीसरी और आखिरी गलती है। अब की बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अपने कुत्तों से कह दे अपने बंदूकें फेंक दे, वरना एक गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। बंदूकें फेंक दो। तुमने क्या समझा था? अपनी अंधी इंतकाम की आग में इन दोनों को जला सकते हो। इसमें से एक को मैंने भाई माना है और दूसरे को पिता का दर्जा दिया है। अबे वो 2 नंबर के बेटे, तू ये कैसे भूल गया कि इसने तेरी मां को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और इसी ने कहा था कि तू इसका नहीं, किसी राहगीर का तोहफा है। मैं एक बहादुर बाप की यादगार हूं जिसने अपनी जान दे दी सुहागनों को बचाते हुए। ये मेरे पिता ना से ही, लेकिन मेरे मां के सुहाग हैं और उनके सुहाग को बचाना मेरा परम धर्म है। रुक जाओ, फेंक दो बंदूक। बांध दो इन हरामखोरों को। मैं तुम्हें मामूली मौत नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जला के मारूंगा। मशाल तैयार करो। ठहरो शमशेरा, ये मेरा शिकार है। जिस तरह इसने मेरे दिल को जलाया है, उसी तरह आज मैं इसे जला दूंगी। शाबाश मुन्नी भाई। रवि, जला दे जलाने वाले को। राजीव बाबू अब यहाँ क्या खड़े हैं? वहाँ पता है? ओह, सामने किला को बांधा किसने? अरे शमशेरा ना, और किसने? शमशेरा, पूरा बता क्या तेरा? दोने मारने का, एक आदमी को दोने मारेगा। मेरे को मारेगा? नहीं, तेरे को साथ में लेके जाऊंगा। साथ में लेके जाएगा तेरी। अबे छोड़। ए डकुआ, औरत पे हाथ उठाता है? अरे हिम्मत है तो मुझसे लड़। ये अरे रवि,
तुमने मेरी मौत अपने सर पे क्यों ले ली? रवि, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकी, सोचा कि तुम्हारी मौत को ही अपने गले लगा लो। मैं उम्र भर तवाइफ कहलाती रही हूँ, लेकिन मैं तवाइफ रहकर मरना नहीं चाहती। अगर हो सके तो मुझे अपनी सुहागन बना दो रवि। कहते हैं मौत को जहां मारना होता है वहीं खींच कर लाती है। ये भगवान और ये फरिश्ता गवाह है कि ये वही जगह है। वही दिन है। विजय, विजय, नहीं विजय, विजय। मरते वक्त हर गुनाह की तस्वीर सामने आ जाती है। मेरे पिता के कातिल, गौर से देख, तेरी मौत का नाम विजय नहीं रवि है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पिता की आत्मा मुझ में समा गई है तेरा नाश करने के लिए। माँ, अगर शमशेरा को कुछ हुआ तो तुम्हारी माँ का क्रियाक्रम यहीं हो जाएगा। बस शक्ति, तू फिक्र मत कर बेटे, इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दे। सुहागनों की सुहाग को मिटाने वाले इस पापी को हमेशा के लिए मिटा दे। बच्चों को अनाथ करने वाले इस राक्षस को खत्म कर दे। तूने ठीक ही कहा था हरामी की औलाद, ये वही जगह है, वही वक्त है और वही माहौल। विजय के पिल्ले, अगर तेरा कोई भगवान है तो बुला ले उसे मदद के लिए, क्योंकि अब ये शैतान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।